नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक टॉपिक पर बात बताने आया हूँ। ये टॉपिक है आईएएस आईपीएस का। हमारे देश में जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो ऑफिसर होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुने हुए लोगों में टॉप टॉप होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधि बन के वो शासन प्रशासन में जाते हैं और संभालते हैं। लेकिन जो आपने देखा होगा कि जो ऑफिसर होते हैं, आईएएस कैडर होता है, वो टॉप ऑफिसर होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पर सबसे बड़ा होता है प्रदेश में, तो ऐसे ही सीएस जो सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो स्टेट में सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं। तो ये आईएएस आईपीएस और आईएफओएस यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो चुन के जाते हैं, पुलिस में जिनको हम एक कलेक्टर बोलते हैं, यानी आईएएस आईपीएस यानी पुलिस, तो ये लोग जो होते हैं सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या आता है, हमारे भारत में संघीय शासन प्रणाली बोला जाता है, यानी स्टेट को अपने अधिकार है और राज्य को यानी अपने अधिकार है और केंद्र को अपने अधिकार हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में देश और दुनिया जिस तरफ जा रही है, सेंटर को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। इस विषय में मैं आपको बताने से पहले आपको मैं एक न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूं। सेंट्रल डेपुटेशन इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज कवर्ड अंडर रूल 6(1) ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954 इंसर्टेड इन May 1969। इट स्टेट्स अ कैडर ऑफिसर में विद द concurrence of the state government concerned and the central government be डिप्यूटेड फॉर सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अनदर स्टेट गवर्नमेंट। यानी इसमें देखिए, ये तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। मैं इसको छोटा सा करके आपको शॉर्ट एंड स्वीट ये बता देता हूं कि जो 1994 का जो आईएएस कैडर का जो रूल है, जो 1969 में इंसर्टेड हुआ है मई में, यानी इसमें यह बताया है कि जो सेंटर के सारे जो ऑफिसर होते हैं, यूपीएससी क्लियर करके, आप लोगों ने यूपीएससी का नाम सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी के एग्जाम देते भी हैं। तो जो टॉप क्वालिफाई करते हैं वो आईएएस आईपीएस और आईएफओएस यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो जाके अपनी टॉप क्लास पे सर्विसेज देते हैं। ये ऑफिसर होते हैं यूनियन के, लेकिन चुने जाते हैं स्टेट में जाके, स्टेट में अपनी सर्विसेज देते हैं। और यहाँ स्टेट को यह अधिकार होता है कि ये अपने पास आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को रखे जो कि स्टेट में और जिले में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन यूनियन के लिए, सेंटर के लिए ये नियम है कि जब सेंटर को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से आईएएस आईपीएस ऑफिसर को, आईएफओएस ऑफिसर्स को सेंटर में सर्विस देने के लिए बुला सकता है। इनका एक निश्चित कोटा होता है। वहाँ पर यह कहा जाता है सेंटर के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री मोदी को अगर किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर की ज़रूरत होगी तो वो सेंटर से बुलवा लेंगे। इनके अपने कोटे होते हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि मोस्टली स्टेट जो लॉबी है या स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे देश से यानी राज्य से अलग, राज्य एक अलग कहानी कह रहे हैं और यूनियन अलग जा रही है। यानी हमारे यहाँ देश की भावना यदि देखी जाए, कुछ स्टेट्स के अगर मैं नाम गिनाऊं तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी हो सकता है, आप इसको डिनाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने देखा बंगाल ने एक अलग ही राज्य की और एक क्षेत्रवाद की अलग राजनीति वहां पर बताई, कम से कम ममता शासन में। यही कहानी पंजाब में भी आपने देखी, अनरेस्ट हुआ है, दिल्ली को घेरा गया, किस तरह से किसान यूनियन के नाम पे खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाया गया। यही चीज एक देखी जाती है तमिल राजनीति के नाम से। इन दिनों में जरूर कमजोर है, इन दिनों में वहां पर इतना इस तरह से प्रदर्शन नहीं होते, लेकिन तमिल जो लॉबी है वो हिंदी विरोध के नाम पर देश से कम कमजोर करने वाले तत्वों के साथ लगी रहती थी। यही चीज अभी केरला में भी देखी जा रही है। तो यहां यह चीज देखने की बात आती है कि जब स्टेट या कोई क्षेत्रवाद यदि हावी होने लगता है तो जो देश की भावना है वो कमजोर होने लगती है। इसे आप मेरा अपना विचार भी समझ सकते हैं। मैं एक्चुअली देश को, सेंटर को ज्यादा ताकतवर देखने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हूं या मैं उस विचारधारा को फॉलो करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि क्षेत्र तो ठीक है, एक भाषा भाषी प्रदेश ठीक है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र की राजनीति में
कहीं कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी भाषी वाली राजनीति तो नहीं आई, लेकिन वहां की लोकल पॉलिटिक्स में देश की भावना को जरूर क्षति पहुंची है। इस तरह से हम कुछ 4-5-6 राज्य देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा अलग कहानी गढ़ने लगता है, मणिपुर में अलग कहानी होने लगती है, नागालैंड में अलग कहानी होने लगती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम को अलग ज़रूरत है। तो यहाँ ये देखने वाली चीज़ आई है कि अगर हमारा सेंटर ताकतवर नहीं होगा, अगर हमारा सेंटर ताकतवर नहीं होगा तो क्षेत्र की भावना क्षेत्रवाद में बदलते में देर नहीं लगेगी। और जो क्षेत्र की भाषाएं हैं वो अपने क्षेत्र तक तो ठीक है, लेकिन देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ये भाषा भाषीवाद या भाषा भाषाई तत्व जो सेंटर को कमज़ोर करते हैं, मुझे इन लोगों का थोड़ा कमज़ोर होना ही ठीक लगता है। कम से कम मेरी जो शुचिता है, राजनीतिक शुचिता, उसमें बंगाल से ममता बनर्जी, पंजाब की सिद्धू वाली राजनीति, कांग्रेस वाली राजनीति, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस तरह की राजनीति केंद्र को कमज़ोर करती है। और आज के समय में अगर आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, चाइना लेड जो नेशंस हैं, और यूएस, अमेरिका है, ये अगर हम एग्जैक्टली इनको शत्रु ना भी बोले तो ये हमारे मित्र तो भी नहीं बनते हैं। इनसे यदि हमें फाइट करना है तो हमें केंद्र को एक ताकत देनी ही होगी जो चैलेंज, जिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा लगा था बंगाल में, और वहाँ ये प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने सीएस के साथ उनकी अगवानी में वहाँ खड़ा रहेगा। वहाँ कोई ऑफिसर नहीं था, ना मुख्यमंत्री खुद पहुँची थी वहाँ पर ममता बनर्जी, और तो और इन लोगों ने प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को 30 मिनट का इंतजार करवाया। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आज एक अलग दिशा में जा रही है। ये भारत को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं। हमें चाहिए कि इन ताकतों पे लगाम लगाना चाहिए और ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जो सेंटर को ताकत देते हों, और यदि ऐसे कानून हैं जो सेंटर को कमज़ोर कर रहे हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से ख़त्म करना चाहिए। मेरा ये अपना मानना है। आप ज़रूर इस पे अपना ओपिनियन दें, और जो आप सोचते हैं, आपके इस विषय में क्या समझ है, वो ज़रूर लिख के पूछें या बताएं, या मेरी बात से आप सहमत हैं तो भी लिखें और सहमत नहीं हैं तो भी आप ज़रूर लिखें। मैं नारायण हरण्य नाम से यूट्यूब पर हूँ। अभी मैं नए चैनल पे भी काम कर रहा हूँ। ये चैनल तो मेरे व्यूज़ आ नहीं रहे। यदि आप लोग समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे और लाइक शेयर करेंगे तो ज़रूर ये चैनल चल पड़ेगा। आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है। जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं उनके लिए मैंने बैंक डिटेल दे दी है। 9200114611 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसी नंबर के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं।